वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। आप सभी की सीटेक की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और मैं क्लासेस इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन कुछ प्रॉब्लम थी पर्सनली, इसका कारण से मैं क्लासेस नहीं दे पा रही थी। आप नोटिफिकेशन का ना वेट करते हुए अपनी क्लासेस यानी अपनी स्टडी जो है वो रेगुलर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर स्टडी अभी से करोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर आसानी से होगा, जिनका 1 या 2 या 3 या 4 या 5 नंबर से रह जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यह है हिस्ट्री क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है, अध्याय 2 अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यहाँ पे लिखा खेटक। खेटक मतलब जो शिकारी होते हैं वो अपना शिकार किस तरीके से करके खाद्य यानी खाने पीने का संग्रह मतलब इकट्ठे करना, भोजन का उत्पादन करने तक की विधि को बताया गया है इस चैप्टर में। एक एक करके हर पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे पिक्चराइजेशन दे रखी है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कह रहे हैं कि आरंभिक मानव और आखिरी वे इधर उधर क्यों घूमते थे। मतलब वो है जब हम स्टार्टिंग में मानव ने अपना जीवन स्टार्ट किया था तो वो इधर उधर मतलब हर जंगलों में इधर उधर घूमकर क्या क्या हासिल करते थे। जो शिकारी अखेटक थे वो क्या क्या चीज़ें ढूंढ कर लाते थे। आगे कह रहे हैं हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे, यानी कि 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी कि वो कहने का कि शिकारी जो है वो अपने खाद्य सामग्री अलग अलग जगह पर जाकर अपना इकट्ठा करते थे और उस समय के जो लोग थे वो उन लोगों को हम कहते थे अखेटक खाद्य संग्राहक। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। यानी कि वो भोजन बनाने के लिए अपने खुद के भोजन बनाने की जो विधि का इस्तेमाल करते, जो तरीके का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें अखेटक संग्राहक कहा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे मछलियों का शिकार करते थे, चिड़ियाएँ पकड़ते थे, फल फूल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करा करते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो इस तरीके के पदार्थ से उनका जीवन बसर होता था। आगे बढ़ते हैं। अखेटक संग्राहक जो थे वो अपने समुदाय यानी अपने उनके अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग समुदाय, अपने अलग अलग अखेटक संग्रह के अपने अपने समुदाय, तो वो अपने ही ग्रुप में रहना पसंद करते थे। लेकिन जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जहाँ जहाँ हमें वस्तु मिलेगी हम वहीं घूमना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहना, ऐसे कई कारण थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए अपने नोट्स में। जब भी नोट्स बनाओगे इसमें से क्वेश्चन 100 टाइम्स आते हैं और मैं बताऊंगी आपको। प्रीवियस ईयर में भी पेपर में, उससे प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया है। पहला कारण क्या था? पहला यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं, इसलिए भोजन की तलाश में वे इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। मान लीजिए वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हरियाली है, फल है, आम, जैसे जो भी उनकी ज़रूरतों के सामान है वो जानवरों को समाप्त हो जाते हैं एक जगह से, फिर वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये पहला कारण था जब वो भोजन अपने लिए अपने नए समुदाय के साथ रहते थे। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि यह है जंगली, यानी कि जानवर अपने शिकार के लिए हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लोग भी पीछे पीछे जाया करते होंगे। यानी कि वो कहने का अभिप्राय है कि इनके पीछे पीछे यानी जानवर जो भी बचते थे तो इनके पीछे पीछे इनकी ज़रूरतों के लिए, इनको चारा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ये था दूसरा कारण। अब आगे चलते हैं तीसरे कारण की ओर जो इम्पोर्टेंट है। तीसरा कारण क्या बताया था? यहाँ पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में, यानी कि वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें पेड़ भी मिल रहे हैं, फूल भी मिल रहे हैं, फल भी मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगे। तो उस जगह को छोड़कर और वो कब मिलते हैं? मौसम के अनुसार मिलते हैं। जलवायु जैसे जैसे चेंज होती है उसके अनुसार मिलते हैं, तो इसलिए मौसम के अनुसार वह इन इलाकों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूसरी जगह तलाशने की कोशिश करते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट कारण है, चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, इसलिए पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई
नदियों झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है। इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे हुए लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। कहने का अभिप्राय यह है, कह रहे कि पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकता, यह संभव ही नहीं है। इसलिए पानी जहाँ जहाँ उनके पास मिलता था वहाँ वहाँ वो बस जाते थे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो जैसे नदियों से ले लिया, झीलों से पानी ले लिया। जब वो सूख जाता था तो उसके बाद भी वह पानी झरनों और क्या नाम के बारिश का पानी मिलता था, उसके द्वारा वो अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन अगर वहाँ पे बिल्कुल ही सूख गया तो सूखे मौसम के लिए पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट समझ लीजिए। और ये चारों के चारों इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। देखिए, आरंभिक मानव जब उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में पुरातत्व तो पता ही है कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसी वस्तुओं भी मिली है जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक संग्रह किया करते थे। यानी कि जो शिकारी शिकार करते थे या अपनी खाद्य सामग्री इकट्ठी करते थे, यह संभव है कि लोग अपने अपने काम के लिए पत्थरों को, लकड़ियों को और हड्डियों के औजार बनाए थे। देखिए, यहाँ पे आ गया, लकड़ियों के भी औजार बन रहे हैं, हड्डियों के भी औजार बन रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, और पत्थरों के भी। तो इन तीनों ही चीज़ों से मेन यहाँ पे हेडलाइन कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इन तीनों ही चीज़ों से मेन आपके जो हथियार वो बनाए जाते थे। किससे? पत्थरों से और लकड़ियों से और हथौड़ों से या हड्डियों से। ठीक है, आगे इम्पॉर्टेंट है ये। इनमें से कुछ पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए, जिसके कारण उन्हें पता चला कि पत्थरों से औजार बनाना शुरू हो गया था आरंभिक लोग। अब उन पत्थरों का इस्तेमाल क्या क्या करते थे? इन औजारों का प्रयोग फल फूल, फिर अंडरलाइन कर लेना, इसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसी हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे बनाए जाते थे। मुट्ठे और भाले, मुट्ठे जो होते पकड़ने के लिए इस तरीके से होते, ये बनाया जाता था। और बाण बनाए जाते थे। बाण तो पता ही है, अब तीर की तरह ऐसे होता है। बाण बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? ताकि जंगली जानवरों के जितने भी होते हैं उनका शिकार करने के लिए तीर की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसका उसका उपयोग करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और इस लकड़ियों को काटने का जो उनका मकसद था वो ईंधन यानी आग की आवश्यकता, और साथ ही साथ अपने रहने के लिए झोपड़ी और औजार बनाने के लिए। जो औजार चाहिए होंगे तभी तो हम लकड़ियाँ काट पाएंगे, तभी तो हम अपने लिए खाना का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उस समय जो अखेटक संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक थे, वो क्या क्या चीज़ें करते थे, तो उसके बारे में आपको बताया गया है। ये देखिए, इस तरीके से 2 पिक्चर देख रहे, पिक्चराइजेशन देख रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पेड़ों की छाल किस तरीके से पत्थर को काटा गया है, और फिर उसी पेड़ की छाल से ही जब औजार बनाए जाते हैं, नुकीले पत्थर होते हैं जिस तरीके से शेप होती है, और इसी से ही जो 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 हमारे जो औजार है जिससे इस्तेमाल किया जाता है, तो जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है, या लिखा हुआ है। और दूसरा, जानवरों की खाल से वस्त्रों को कैसे सीला जा रहा है, उस समय पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं पत्थरों से, जानवरों की खाल से कपड़ों को सीला जाता था। यानी कि लोग उस समय अखेटक संग्राहक अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना सीख गए थे। अब है कि वो रहने की जगह कैसी थी? रहने के लिए निर्धारित जगह करना। मानचित्र अगर 2 देखेंगे तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे थे जो पुरास्थल थे, जहाँ पर अखेटक संग्रह होने के वजह सबसे पहला मानेंगे पुरास्थल विद मानेंगे। पुरास्थल यानी कि जिस जगह पर अखेटक संग्राहक रहा करते थे। इसके अलावा और भी कई स्थान हैं जहाँ पे वे रहते थे। मानचित्र में कुछ ही नदियों और झीलों के किनारे देखिए, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पुरास्थल प्रशासनिक, पुरा मतलब पुराना, प्रशासनिक मतलब पत्थर। पुरास्थल में सबसे प्रशासनिक पत्थर जो जगह थी जहाँ पे त्रिकोण है। एक तो भीमपेटिका, मैं यहाँ पे बड़ा करके बता देती हूँ, भीमपेटिका। ठीक है, ये रहा भीमपेटिका है, और इस तरीके से हुसगी और कुन्नू की गुफाएं, ये सब पुरास्थल थे, यानी कि पूरा प्रशासनिक। और नव प्रशासनिक, नया तो आपको पता ही है। नए में हमारे कौन कौन से थे? जो त्रिकोण हैं इसमें तो बहुत सारे थे। कोल्डी हवा था, महागढ़ा था, चिराद था, बुज्रहोम था। इसका कलर चूज़ कर लेती हूँ कोई डिफरेंट, ताकि आपको पता चले इसके कलर के अकॉर्डिंग। ये रहा बुज्र, मेहरगढ़ था। ठीक है, चिरांद मैंने आपको बता ही दिया। दाउजली हेडिंग, तो यहाँ पे हलूर, पय्यमपल्ली, तो ये जगह जो थी वे नव प्रशासनिक पुरस्थल में थे, जहाँ पे दूसरी जगह फिर रहता महाप्रशासनिक में आपको ब्रह्मगिरी आएगी, आदि चन्नूर मिलेगी, और एक जगह और थी, ये दोनों ही जगह थी, ब्रह्मगिरी और आदि चन्नूर, ये 2 जगह ऐसी थी जो महाप्रशासनिक पुरस्थल थी। और इसके अलावा हमारे जो थे
जो हम बात करें इसकी, देखो अब यहाँ पे है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर की बात करते हैं तो आरंभिक नगर में यहाँ पे हमें इनाम गाँव जो इम्पोर्टेंट है, इनाम गाँव, और दूसरी जगह हमारी यहीं पर मिलेगी जो शेप के अकॉर्डिंग है इनाम गाँव, और एक जगह और थी जो आपको पता चलेगी यहीं पर है। देखो बुजुर्ग होम भी दिखा दिया, और यहाँ पे जो आधुनिक दिखाएं तो यहाँ पे आरंभिक गाँव में हमें जो दे रखा है वो है इनाम गाँव, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक नगर भी है। आधुनिक नगर के जो स्टार शेप दिखेगी, और दूसरा कोलकाता दूसरा भी यहीं पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चला कि महाप्रशासनिक और प्रशासनिक में कौन से, मुंबई जो आपको मैं बता रही थी दूसरी जगह मुंबई ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह पर ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, ताकि उसका प्रयोग करके अपने लिए इस्तेमाल कर सके। भीमपेटिका ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी जगह है ये भीमपेटिका। भीमपेटिका आधुनिक मध्य प्रदेश को कहा जाता था उस समय। भीमपेटिका को आधुनिक मध्य प्रदेश यानी एमपी। इस पुरा स्थल में, ये इंपॉर्टेंट है, इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। इन लोगों पे गुफा में रहते थे क्योंकि बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी यानी घाटी के पास है। और क्या तुम जानते हो तो इसके बारे में, ये उस समय की गुफाएं हैं जहाँ पर लोग भीमपेटिका में एमपी में रहा करते थे, और इस तरीके की गुफाओं में लोग बारिश और धूप और हवाओं से बचने के लिए इसके अंदर गुफाएं बनाए जाते थे। यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, इसको समझते हैं। ये एक शैल चित्र है, इसका पता लगाते हैं। उस समय शैल चित्र क्या था, इन गुफाओं में लोग रहते थे, तो इसमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनके कुछ अंतर उदाहरण में ये जो गुफाएं मिलती थी जिसमें चित्र मिले, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले। याद रखना, जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आगे है पुरा स्थल किसे कहते हैं। पुरा स्थल उसे कहते हैं जो औजार, बर्तन और इमारतों जैसे अवशेषों से मिलते हैं, ऐसी इस्तेमाल की गई वस्तुएं। इसके लिए क्या कह रहे हैं, इसके बाद भी वे वो जगह क्या करते थे, ये जो पुरास्थल वाले जो आरंभिक अकेतक संग्राहक थे वो क्या करते थे, उनका स्थान था जहाँ पे उन्हें औजार मिले, खाने पीने के बर्तन मिले और कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह इन लोगों ने काम के लिए प्रयोग किया। बाद में वो वहीं पर छोड़ के गए हैं। ये कभी अंदर मिलते थे गुफाओं के, कभी बाहर समुद्र किनारे पर जहाँ जहाँ रहते थे या नदी के तल पर पाए जाते थे। तो इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है कुर्नूल की गुफा जो होती है, जिसमें आग जो है मानचित्र कुर्नूल की गुफाओं में आप 2 देखोगे, पृष्ठ नंबर 12 पे है। ये राख के अवशेष मिले थे। इसका मतलब है आरंभिक लोग आग जलाना, क्योंकि अब इसलिए जो वो पत्थर काटने लगे तो पत्थर से पत्थर को टकराएंगे, तो इस तरीके की शेप होती थी, पत्थर नुकीले होते थे और एक दूसरे से टकराते थे, तो वो क्या करते थे, आग निकलते थे, जिससे वो आग जलाना सीख गए थे। आग जलाने से वो क्या क्या करते थे, अपने प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। अब कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस काल में जब हम पुरातत्व यानी जिसने अतीत का अध्ययन करा, बड़े बड़े नामों में लिखा कि आरंभिक जो थे वो पूरा प्रशासनिक काल कहते हैं उसको। प्राचीन मतलब वही पुराना, और अवशेष पत्थरों के औजारों को महत्व बताते हैं। पूरा प्रशासनिक काल 20 लाख यानी कि 20 लाख पहले 12,000 साल के पहले माना जाता है। 20 लाख यानी 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कौन सा काल, पूरा प्रशासनिक। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, मध्य, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व प्रशासनिक, जो 99% इसी कहानी पर घटित होती है। आगे कह रहे हैं कि इस काल में पर्यावरण बदलाव हुआ था। कब हुआ था, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य परशान युग कहते हैं। इसका लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल माना जाता है। इसमें परशान औजार आम तौर पर जो होते थे, यानी कि जो पत्थरों के औजार बनाए जाते थे वो छोटे होते थे, और एकदम मैक्रोलिक, इसे लघु परशान भी कहा जाता था। प्रायः इन्हें हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे और हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा प्रशासनिक युग औजार भी उसी दौरान बनाए जाते थे, यानी कि अगले जो शुरुआत हुई 10,000 साल पहले हुई थी, जिसमें हमें कहते हैं नव प्रशासनिक काल, जिसमें हम कहते हैं नव पत्थरों के टुकड़ों को क्या। इन स्थानों के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है बदलती हुई जलवायु, जहाँ पे नव प्रशासनिक काल आ गया था, उसमें कहते हैं 12,000 साल पहले दुनिया में बदलाव हुआ था। गर्मी बढ़ने लगी थी, आसपास के मैदान, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी और घास खाकर जिंदा होते थे। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे उनके पीछे पीछे आकर खाने की आदतों और प्रजनन के लिए का समय भी हासिल जारी करते थे। लगा हो सकता है इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार
पालन की बात करें और इस काल में मछली भी भोजन महत्वपूर्ण बन गई थी, यानी उस समय भजन मछली जो थी एक अच्छा खासा भोजन बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी साल में हुई थी। तो कह रहे उपमहाद्वीप के कई इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी कहीं न कहीं उन्हें पता चल गया था कि हमें इनकी शुरुआत खेती की शुरू हो गई है, जिसमें हमें किस-किस लोगों का वो खुद भी करते थे, साथ ही साथ अपनी अपनी स्त्रियाँ भी करती थी, उनके बच्चे भी करते थे। तो उनको धीरे-धीरे इन अनाज को भोजन के रूप में बटोरने के लिए किया गया। साथ ही वह सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगाते हैं, कब पकाया जाता है। तो ऐसे खुद से जो करने लगे काम, ऐसे लोगों को अनाज खुद पैदा करना सीख गए, तो धीरे-धीरे वो कृषक बन गए। कृषक मतलब जो खेती करते हैं। इसी तरह के लोग जो थे घरों के आस-पास चारा रखकर अपने जानवरों का शिकार करते थे, पालतू बनाए। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया जाता था। कुत्ता जो जंगली जानवर का पूर्वज माना, धीरे-धीरे भेड़, बकरी और आदि जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को लिए उत्साहित किया जाता था। नज़दीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंडों में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इन्हें धीरे-धीरे पशुपालक बन गए। तो यहाँ नहीं बताया गया है कि पशुपालक और कृषक कैसे बन गए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे है इम्पोर्टेंट है कि जो जानवर थे, घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी। लोगों द्वारा पौधे उगने और जानवरों की देखभाल करने घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया था। आम तौर पर अपनाए गए पौधे और जंगली जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से यह प्रक्रिया के तहत लोगों के पौधों और जानवरों का लोगों का चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हें पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिसके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग इन्हीं पौधों को चुनते थे जो बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही इनकी मजबूत डंठल अनाजों के पके हुए दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों और बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि वे फिर से उगने के लिए उनके जो गुण हैं वो सुरक्षित रह सके। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो हम छोटे बीजों का प्रयोग करते थे, बड़े दाने वाले अनाज का प्रयोग करते थे और वो जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आगे प्रजनन के लिए पुनः जाता था। आम तौर पर अहिंसक जो जानवर होते थे उनको नहीं पाला जाता था। पाले गए जानवरों को किसी के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के जो दाँत होते थे वो छोटे होते थे। ये दाँत का है, छोटे-छोटे दाँत होते थे जिसमें हमें दाँत और सींग छोटे होते थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी प्रक्रिया की वजह से करते हैं। कृषि की अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ जो आते हैं और पालतू पशु में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई जिसके कारण से हमें नवीन जीवन शैली का पता चला कि हमें किस तरीके से हमें बीज बोने चाहिए, उगाने चाहिए। लगभग इतने ही लोग उगाने लगे। देखभाल के लिए उन्हें लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज में बोने से फसलों के पकने और पौधों की सिंचाई और खपतवार हटाने, जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का प्रयोग संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों में रखने की आवश्यकता है, इसलिए इसने भंडारण के रूप में सोचना शुरू करा। बहुत से इलाकों में क्या करते थे लोग, वे क्या करते थे, मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए गए, यानी कि बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर इन चीज़ों को, अनाज को छुपाया गया। अब खाद्य भंडारण जो बनाए गए थे वो कैसे इस्तेमाल करते थे। जानवर बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो बढ़ती हुई संख्या दूध प्राप्त किया जाता, अच्छा भोजन स्रोत का था, इसलिए मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका बन गया था। आगे है आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि मानचित्र 2 में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पुरातत्वविद को कृषकों और पालकों के होने के साक्ष्य था। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि वो किस तरीके से कृषि करना शुरू कर गए थे। पशुपालक चारा ढूंढते जानवरों का शिकार करते करते अपने ही पशुपालक बन गए, इसलिए पूरे विश्व उपमहाद्वीप में पाए गए। इसे सबसे बड़ी पश्चिम क्षेत्र आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। वास्तव में इन स्थानों पर कृषक और बस्तियां, पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं थी, ये जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पत्थरों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते थे। इससे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिलता है। ऐसा लगता है कि गलती से जानबूझकर छोड़े गए हैं। वैज्ञानिक इन दानों की पहचान कर सकता है, इन्हें पता लगा सकता है कि उपमहाद्वीप के बहुत सारे हिस्से में फसलें उगाई गई थी और जानवरों की हड्डियों को की भी पहचान कर सकते हैं। कौन करते थे? वैज्ञानिक, जो जिन्हें इन चीज़ों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। स्थायी जीवन कैसा था? पुरातत्व में पता चला कि झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। बुजुर्ग होम नामक कश्मीरी में कुछ गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गतवास कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी।
और कुछ ठंडे मौसम की सुरक्षा के लिए उन नीचे पुरातत्वविद को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम था तो आग जलने की प्रक्रिया आपको भी पता है। कुल्लू की गुफाओं में आग जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें हमें प्रकाश के लिए जानवरों को दूर भगाने के लिए या फिर उनको खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कहाँ थे? कुल्लू की गुफाओं में। ठीक है, आगे है पुरातत्व अंदर और बाहर दोनों आग जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये अंदर और बाहर खाना पकाने होंगे। सारी जगह पर पत्थरों के औजार मिले हैं। कई जगहों से ऐसे हैं जो पूरा प्रशासनिक युग उपकरणों से बिल्कुल डिफरेंट है, जिसे हम कहते हैं नव प्रशासनिक, यानी नए प्रकार के पत्थर मिले हैं। अब वो भी हमें दिखाएंगे कि किस तरीके है। इन औजारों में धार जो बहुत होती थी, पैनिक होती थी, पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ओखली और मुसलन जैसे अनाज की वनस्पति चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। हजारों साल पहले भी ओखली और मुसलन का उपयोग आज भी किया जाता है। जो प्राचीन औजारों का निर्माण लगातार होता रहा और इन औजारों को पहले लकड़ी से बनाने लगे, फिर पत्थरों से बनाने लगे, फिर हड्डियों से बनाए जाने लगे। तो इस तरीके से ये पत्थर है, ये नव प्रशासनिक पत्थर है। इसका ये बहुत ज़्यादा नुकीले होते थे। तो इस समय के जो नव प्रशासनिक युग थे उनके पत्थरों के बारे में बताया गया। फिर कह रहे हैं कि नव प्रशासन में, यानी कि नव प्रशासनिक युग में क्या क्या और मिला हमें मिले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, नव प्रशासनिक में मिले हैं। कभी कभी अलंकरण मतलब उसमें बनावट बनाए हुए प्रयोग किए जाने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए गेहूँ, चावल, दलहन जैसे अनाज का आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यहाँ पे नव प्रशासनिक युग में इसके साथ ही साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, कपास जैसे पौधों को भी उगाने लगे थे। आगे कह रहे क्या क्या परिवर्तन हुआ, एक साथ आए होंगे या नहीं, इस बात से हम नहीं कह सकते। स्त्री पुरुष शिकार करने, भोजन संग्रह करने का काम और अन्य लोगों हजारों साल के दरमियान के धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया गए थे। अब यहाँ पे एक घटना दे रही है, सूक्ष्म निरीक्षण गया भेड़गढ़ में मृत्यु जीवन का कैसा होता था तरीका। कह रहे हैं कि यह ईरान पर जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोरे दरारे के पास हरा भरा समतल स्थान था। महेंद्र वह स्थान था जहाँ भी स्त्री पुरुष के इलाके गेहूँ जो खाना भेड़ बकरियाँ पकाना सीख गए थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली। इन्हें हीरन, सुअर ऐसी जाति जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेरगढ़ के अलावा चकोर आयतकार घरों के अवशेष मिले। ये देखिए चकोर आयतकार है, इस तरीके से पोजीशन बनाई गई है, जिसमें 4 और उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिसमें भंडारण यानी कि खाद्य सामग्रियों को रखने का सीन था। आगे कह रहे हैं ये मिसिंग हो गया। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक होता था उसके साथ सम्मान जताया जाता था। लोगों की आस्था के लिए मृत्यु के बाद जीवन जुड़े, इसलिए कब्रों के साथ मृतकों के बहुत कुछ सामान रखे जाते थे। अब क्या क्या सामान रखे जाते थे? मेरगढ़ में कई प्रकार की कब्रें मिली हैं, यहाँ पे दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इस परलोक में मृतक के खाने के लिए सामान रखा गया। ये देखिए इस तरीके से मृतक के सामान रखे गए हैं। और ये एक कंकाल का चित्र दे दिया। तो आपको पता है ये 12 साल पहले किस किस चीज़ों का परिवर्तन हुआ उसके बारे में बताया गया। खेटर संग्रह गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि वो बारिश और धूप और हवा से बचे। घास वाले मैदान को कई साल 12,000 साल पहले की है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ तिथियों, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रशासन 12,000 से 10,000। बसने की प्रक्रिया 12,000 पहले प्रारंभ हुई थी। नव प्रशासनिक 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की बस्ती 8,000 साल पहले। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेहरगढ़ की साल की जो शुरुआत हुई थी वो कौन से सन में हुई थी या कौन से साल में हुई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद जो करेंगे वो हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। मैं चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जामर जो है सीटेक एग्ज़ाम जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, सीटेक एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये 2012 से अब तक के यानी कि 2023 और 24 तक के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा प्रशासन काल है। आपको भी पता है पूरा प्रशासन काल जो होता है जो भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के चिन्हों से एकत्र किया जाता है यानी कि ढूंढा जाता है। तो इसमें इनाम गांव की तरफ डिस्कस करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हलूर भी नहीं है और भीमपेटिका या बुजुर्गों में से देखते हैं तो भूम और भीमपेटिका जो है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो कहाँ पे स्थित, कहाँ कौन सा काल अगर हम पूछा जा रहा है, पूरा प्रशासनिक स्थल जो है वो हमारा भीमपेटिका है। दूसरा है मध्य प्रदेश में स्थित भीमपेटिका एक डैश पुरा स्थल है। ये चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। तो इसमें पूछा गया है कि भीमपेटिका जो पुरा स्थल है वो क्या है। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन ही आपको डिस्कस किया, पूरा प्रशासनिक काल जो हमारा है वो भीमपेटिका है। तो भीमपेटिका कहाँ स्थित है वही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट कहा गया, तो वहाँ पे आंसर दे सकते हो पूरा प्रशासनिक काल। ठीक है, पूरा मतलब
पुराना, और प्रशासनिक मतलब पाषाण मतलब पत्थर। रहत चरखे एवं अग्नि शस्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। तो यानी कि ये जो सब यूज़ किया जाता था, जिनका प्रयोग किया जाता था, वो सबसे ज़्यादा हमारे मध्यकाल में यूज़ किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कुछ स्थानों और वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के परिणाम साक्ष्य में मिलते हैं। ये पुरानी बुक में टॉपिक्स था, तो इसके लिए मैंने डिस्कस के लिए कि हर क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसको मैच करना है आपको, और 1 बाय 1 मैच करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किसका कौन सा आंसर है। तो इसका हम आंसर देखें तो इसका जो हमारा मैच करते हुए देखते हैं। जो हमारा पहला है, आपको पता है चिरांद्र जो है वो बिहार की तरफ बात करता है, ठीक है। ए का हमारा जो आंसर है डी है। अब ए का यानी कि ए का हमारा एच है, तो ए एच हमारा इधर भी है और कहीं है, यानी कि अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ए हमारा राइट है। तो बाकी कोल्डी हवा जिसमें हमारे बी का एफ से है, बी का एफ यानी उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बुज्र होम की बात करें तो बी का ई के साथ है, ई हमारा कश्मीर की तरफ है। और हलूर जो है वो हमारा हा पे पात्रा नहीं आएगी, हलूर है ये, ठीक है। हलूर है, हालूर नहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप कॉलम में भी आपको पता चल रहा है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र था? तो आपको ये मैंने प्रीवियस ईयर की क्लास में भी कराया था, तो ये रिपीट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। सुलेमान और कृथक की पहाड़ियाँ चैप्टर 1 में से है। निम्नलिखित में से कौन सा अखेटक संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहने के कारण नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 कारण बताए गए थे। चारों कारण को आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना है, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चारों जगह हमें अलग अलग चीज़ें बताइए, लेकिन इसमें कारण बताना है। देखिए एक जगह पर संसाधनों की कमी हो जाती थी, यानी कि उनको खाने पीने का सामान नहीं मिलता था, तो वो रहते ही रहते थे। जानवरों के पीछे करने के लिए शिकार के लिए जाते थे, ये भी राइट है, ठीक है, दोनों ऑप्शन राइट है। संसाधनों के लिए अन्य अखेटक खड्डे संग्राहक समूह से संघर्ष करना, ये कह रहे हैं कि एक शिकारी दूसरे शिकार का शिकार कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नेगेटिव सेंस में। अगला पढ़ते हैं। जल संसाधनों की खोज, ये जल के लिए भी है, क्योंकि जल यहाँ पे नदी जहाँ पे जल होगी, नदी होगी, झील होगी, तो उसके आसपास के तट पे रहना पसंद करते थे। ये आपको चौथे पॉइंट में मैंने आपको समझाया था। तो इसका नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव इज राइट आंसर। अगर हम देखें तो इसका थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है, थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार मैं आपको रिपीट बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन हमारे पुराने। तो पूरा प्रशासनिक काल का जो समय है अगर हम देखें तो वो हमारा 2500 वर्ष पूर्व, यानी 25 लाख वर्ष पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व का, यानी कि 90% इस काल में सबसे ज़्यादा जलवायु में परिवर्तन हुआ है, और इस अवस्था को हम पूरा प्रशासनिक काल भी कहते हैं, ठीक है। आपको हमने डिटेल में पढ़ा था ये। अगला क्वेश्चन है, डैश में प्राचीन शैल चित्र मिली थी, कौन सी जगह मिली थी? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में किस एक प्रमाणिक स्रोत माना जा सकता है? प्रमाणिक स्रोत किसको माना जा सकता है? या कनाडा की चित्रशैली को माना जा सकता है। जो इसमें होगा, जो इससे रिलेटेड होगा, वही आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ मिली हुई थी, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो भारत में जो हमारी मानवों की समझ के लिए जो सबसे ज़्यादा हमारे जो शैल चित्र थे वहाँ सबसे ज़्यादा मिले जाते थे, क्योंकि किसी भी गुफा में आपने देखा था, जब भी जाते थे या वहाँ पे बसर करते थे तो वहाँ पे शैल चित्र ज़्यादा बनाए गए होते थे उनकी दीवारों पर। तो प्राथमिक स्रोत उसी को देते थे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनकी दीवारों पर चित्र होते थे, सुंदर सुंदर चित्र, वहाँ में ये चित्र पाए जाते थे। ये चित्र ज़्यादातर बड़ी जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण के रूप में चित्रित किया जाता था। इसका राइट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश। मैंने एक्सप्लेन भी इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। पूर्व प्रशासनिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन बताने हैं। जो पूरा प्रशासनिक जगह थी उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। वह स्थान जहाँ हमें वस्तु के अवशेष मिले, ये राइट है। वे कभी जमीन के ऊपर, ठीक है, कभी जमीन के अंदर, ये भी है। नदी और तालों के कभी पाए नहीं जाते, ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज रॉन्ग है। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही बात जिक्र की गई थी कि पूरा स्थल जो वे होते हैं जहाँ पे हमें संस्कृति, जो उनके कल्चर होता है, उनके अवशेष मिले हैं। कभी धरती के अंदर मिले हैं तो कभी धरती के बाहर, और पानी के बीचों बीच भी, नीचे आसपास भी मिले गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, पानी के बीचों बीच नहीं पाए गए हैं। इन्होंने बोला है ये समुद्र नदी के तल पर कभी नहीं पाए जाते, लेकिन पाए गए हैं, मैंने ये बोला है, ठीक है। फर्स्ट यानी ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
प्रारंभिक काल से शुरू कर आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में निम्नलिखित किया जाए। देखिए सबसे पहला जो हम अगर डिस्कस करें तो हमारी चरक की जो बात की जाती है, अगर जो चरक आता है वो हमारा 2000 वर्ष पूर्व की बात होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था वेदों की, जिसमें ऋग्वेद आया था 3000 साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी। महाप्रशासनिक ये 3500 वर्ष है, सॉरी ये 3500 वर्ष की बात हुई है, और ये 3000 जो महाप्रशासन जो पत्थर मिले थे उनकी बात है। अब भीमपेटिका की बात करें तो 3600 से 2700 साल पहले इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, केशिकों का विकास हुआ था। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें हमारा डी, सी, बी और ए, यानी कि जहाँ पे हमारा डी से स्टार्ट होगा डी, सी, बी, ए, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला मैंने नेक्स्ट टॉपिक से ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये इंक्लूड कर दूंगी। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में हड़प्पा नगरों में गुजरात में से कौन सा स्थित है। तो गुजरात के आसपास कौन सा शहर स्थित है? इसका क्वेश्चन का आंसर के मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे धोलवीरा और मेहरगढ़ दिया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है कौलदीवा और राखीगढ़ी, तीसरा दिया लोथन और कौलदीवा और धोलवीरा और लोथन। अगर हमने अब ये चैप्टर पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लोथन एक बंदरगाह नगर था जहाँ पे फारस की मोहर थी, धान था, बाजरा था और पके हुए रंगों से पात्र इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथन में। ठीक है, दूसरा हमारा जो जगह थी वो हमारी थी धौलवीरा। धौलवीरा एक ऐसी योजनागत थी जो चतुर्भुज आकार का बना हुआ था और उसके शहरों में आसपास 2 तरह की 3 जगह से बटा हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हम देखें तो हमारा 4th ऑप्शन इज राइट। दोनों के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अगला क्वेश्चन है भीमपेटिका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भीमपेटिका से रिलेटेड ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपको जब ये चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको इस देखिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। SST के लिए मैं आपके ऐसे नोट्स बना रही हूँ जिसमें आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, इसमें इंक्लूडेड पेडोलॉजी सेक्शन मिलेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको नोटिफिकेशन के आने से पहले या उनके 10 दिन बाद तक मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के नोट्स, तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के प्रोवाइड कराऊंगी। वो पेड नोट्स होंगे क्योंकि इसके मिनिमम प्राइस है और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली नोट्स बनाए हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट्स छूटे नहीं। साथ ही साथ इसके प्रीवियस के पेपर भी होंगे, साथ ही साथ इसमें 1 लाइनिंग क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रैक्टिस में काम आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि पेडोलॉजी सेक्शन जो SST में कहीं ना कहीं बच्चों को सॉल्यूशन में दिक्कत आती है तो वो भी इंक्लूड होगा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं अभी से पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हैं, एंड टाइम पे SST आपसे कवर नहीं होगी। मैं फिर बोल रही हूँ, अपने चैप्टर वाइज शुरू कर दीजिए। क्लासेस में थोड़ी सी आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं क्लासेस नहीं दे पा रही थी और थोड़ा सा फेस्टिवल सीज़न था। अब रेगुलर क्लासेस होगी जहाँ पे आपको SST मैंने आपको पहले ही टाइम टेबल बता दिया है SST के लिए, और आपकी मैथ्स और EVS की क्लासेस होगी। एंड देन उसके बाद आपकी जो मेन है, जो नोटिफिकेशन के बाद वो लैंग्वेज 1 जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनकी होगी, प्लस इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर की हिंदी और इंग्लिश के लिए इसलिए मैं डिले कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का वो अपने आप कर सकते हैं बच्चे, जहाँ पे दिक्कत आती है SST, EVS और मैथ्स में। तो इसीलिए मैंने मैथ्स और EVS जो है वो पेपर 1 की बात कर रही हूँ और SST पेपर 2 की बात कर रही हूँ। साइंस और मैथ्स इतना सिलेबस मैं नहीं करा सकती क्योंकि आपको भी पता है एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं जिनका कैपेसिटी होती है कि 1 या 2 वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सोशल मीडिया से हटकर थोड़ा सा अपना CTEC की ओर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है अपकमिंग वैकेंसी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में आ रही है। अगर आपका CTEC 1 या 2 नंबर से फिर से रह गया तो फिर आप ये चांस जो है, कहते हैं ना कि एक बार चांस मिलता दोबारा नहीं मिलता, तो अपने इस CTEC के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आपका ये क्लियर हो गया तो अपकमिंग BPSC की ट्रायल 5.0 की जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है तो वो उसका नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही DT+B का भी नोटिफिकेशन आने की चांसेस बन रहे हैं। अदर स्टेट का भी निकल सकता है, डिपेंड करता है। अभी UP के बारे में तो कोई और डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अभी कुछ बहुत सारे आपको पता ही है कि निकलेगी, लेकिन हो सकता है मे बी हम प्लस पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, निकलेगी क्योंकि विधानसभा के चुनाव है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि CTEC अपना क्लियर करोगे ताकि देन आप अपने अपकमिंग एग्जाम की वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, अगेन बोल रही हूँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।